जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 चलेगा। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग एग्जाम तक सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। किसने? तो मीर कासिम ने। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? तो याद कर लीजिए, यह प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। झेलम नदी के तट पर, याद रखिएगा। और हाइडेस्पिज का युद्ध जो है ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, याद रखना है। चौथा प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आयुर्वेद के महान विद्वान जो कि चरक है, किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के महान विद्वान कौन है? तो याद रखिएगा चरक। और ये किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कुषाण वंश। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुषाण वंश के कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, याद रखिएगा। और जो कनिष्क है इसी के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडल वन में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वृहद्रथ। यहाँ पे लिख देते हैं वृहद्रथ, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और इसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला मौर्य शासक कौन था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर देंगे और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला मौर्य शासक था वृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, आप सभी एग्जाम तक डेली क्लास कीजिए और एग्जाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके।
तो देखिए पुस्तक जो हुमायूं नामा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हुमायूं नहीं होगा। हुमायूं नामा जो पुस्तक है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और एक पूछा जाता है बाबर नामा, बाबर नामा ये किस भाषा में लिखा गया था पूछा जाता है, तो तुर्की भाषा में। आप लोग कमेंट करके बताइए बाबर नामा ये किसकी आत्मकथा है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्रवण बेलगोला ये किस राज्य में है, तो वर्तमान में ये कर्नाटक में है। और किस जैन संत के साथ गया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो याद रखिएगा भद्रबाहु। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक यानी कि WB, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना होती है। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोनों का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, जो कि हुआ था 1944 में। याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है, 1944 में। सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आप लोग कमेंट करके बताइए सार्क की स्थापना कब होती है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये गोवा में लगाया गया, कब, तो 1556 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। आगे देखिए बांग्लादेश का उदय कब हुआ। चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, याद रखिएगा। और भारत की जो सीमा है सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, याद रखिएगा 1971 में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1971 में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। डायनेमो जिसको जनरेटर भी कहा जाता है, इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था राजा राम मोहन राय को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था। सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, याद रखिएगा। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है आणविक घड़ी। आगे देखिए माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सूक्ष्म, याद रखिएगा, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। यहाँ पे सूक्ष्म कर लेंगे, टाइपिंग एरर है।
सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, पूछा जाता है एग्जाम में। वात्या भट्टी में उत्पादित होता है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो वात्या भट्टी में उत्पादित होता है कास्ट आयरन। आगे देखिए, रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 1 अणु होते हैं। और ऑक्सीजन ये जो जल है इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है 18 होता है। और एक होता है भारी जल जिसका सूत्र है D2O, इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है। दोनों को याद रखना है। फ्लिंट कांच में होता है। चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। फ्लिंट कांच में होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है फ्लिंट कांच में क्या होता है? लेड क्रोमेट। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है लेड क्रोमेट। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, यानी कि कृत्रिम रेशम को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 19 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रेयॉन। याद रखेंगे कृत्रिम रेशम को रेयॉन भी कहा जाता है। काला जार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। काला जार रोग ये निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है सैंड फ्लाई। याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बीसीजी का अर्थ क्या है? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे, यानी कि आपसे बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? चलिए आप सभी 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखेंगे। और देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती ने। आप लोग कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है?
तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं औद्योगिक विकास। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? चलिए आप सभी 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न CSBC द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर बताएंगे। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? तो इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, 1765 में। आगे देखिए, गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? यानी गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप सभी जानते हैं, सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आप लोग कमेंट करके बताइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, कहाँ पर हुआ था? यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो याद रखिएगा, ये कहा था अरस्तु ने। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अरस्तु। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? यानी कि किसी राज्य का जो नागरिक होता है उनका जीवन स्तर निर्भर करता है किस पर? सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, या दोनों पर? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी राज्य के नागरिकों का जो जीवन स्तर है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है। चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। मानव में डायलिसिस थैली है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, मानव में डायलिसिस थैली है, याद रखिएगा नेफ्रॉन। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 32 का आंसर है ऑप्शन बी, CaOH2। इस विलयन का उपयोग किया जाता है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? देखिए वायुमंडल के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पूछे तो नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और वायुमंडल में पूछे कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में है, तो आर्गन। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है, लगभग 0.93% है, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा रेडॉन।
जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथी कौन कहलाता है? चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर बताएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मास्टर ग्रंथी कौन कहलाता है? यहाँ पे सही आंसर है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ड्यूरामीटर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए। इन सभी वीडियो से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन होगा। आगे देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? और इन सभी वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है 1848 में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे 38 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1926 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में बोला जा रहा है सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को। तो सही जवाब है 1928। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिए 1928। 1881 में क्या हुआ था? तो भारत में नियमित जनगणना हुई थी पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो देखिए, ये सभी कोयले के प्रकार है, लेकिन सबसे उच्चतम कोटि का कोयला जो है ये एंथ्रासाइट है और इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट में सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट कोयला। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे। वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। 1951 में क्या हुआ था? तो संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी,
लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा क्या होती है? तो देखिए, विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1867-68 में किया गया। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1868। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो याद रखिएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11 इसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय या प्रदूषण युक्त? तो देखिए, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो यहाँ पे अनवीकरणीय पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो देखिए, ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है ये प्राकृतिक गैस है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एटीएम का अर्थ क्या है? चलिए 49 के लिए आंसर बताएंगे। एटीएम का अर्थ क्या है? देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। और हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। आखिरी प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सही जवाब है ए ऑप्शन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।